वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है मार्च महीना चल रहा है और ऐसे कार्मिक जिनका या तो स्थायीकरण हो चुका है, प्रोबेशन पूरा हो चुका है या पहले से ही रेगुलर कर्मचारी है और वो अपनी एसआई की कटौती अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो ये काम सिर्फ मार्च महीने में हो सकता है। अब किस तरीके से आप अपने स्लैब के अनुसार या अपनी जो मूल वेतन के अनुसार कितनी कटौती करवा सकते हैं, कितनी एक्स्ट्रा करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका स्थायीकरण पूरा तो हो चुका है लेकिन अभी आदेश जारी नहीं हुए हैं, उस संबंध में आपको एसआई की कटौती किस तरीके से करवानी है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि एसआईपीएफ की जो स्लैब्स है, दर है, वो क्या है कटौती की। तो ये एसआईपीएफ की जो साइट है, राजस्थान सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट की जो साइट है, इस पे यहाँ पे स्लैब एंड प्रीमियम रेट्स लिखा हुआ है कि जिस कार्मिक की मूल वेतन, जो उसका स्थायीकरण हो जाए तो उसका मूल वेतन अगर 22,000 तक है तो उसकी मिनिमम की जो कटौती है एसआई की वो है 800 रुपए। 22,001 से लेकर के अगर 28,500 तक अगर मूल वेतन है तो उसकी 1200 की एसआई की कटौती होगी। उसी तरीके से 28,501 से लेकर के 46,500 तक है तो उसकी 2200 की कटौती की जानी है। ये न्यूनतम और अनिवार्य कटौती है एसआई की। 46,501 से लेकर के अगर 72,000 तक किसी कार्मिक का मूल वेतन है तो 3,000 की कटौती होगी, और 72,000 से अगर ज्यादा है तो 5,000 की कटौती न्यूनतम है और मैक्सिमम है वो 7,000। अब इसमें यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ रेट्स ऑफ प्रीमियम एंड रिकवरी, द मंथली प्रीमियम पेबल बाय इंश्योर्ड अंडर द इंश्योरेंस स्कीम शैल बी सच एज स्पेसिफाइड बिलो और रिवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर फ्रॉम टाइम टू टाइम। या तो अभी जो ये स्लैब दी उसके अनुसार, या अगर राज्य सरकार कोई भी रिवाइज आदेश जारी करती है तो उसके अनुसार इसकी कटौती है वो की जानी है। अभी वर्तमान में जो ये आदेश है ये 13/3/2020 का आदेश है, जिसके अनुसार ये स्लैब निर्धारित की गई है। अब इसमें एक प्रावधान ये है कि जैसे मान लो किसी कार्मिक का स्थायीकरण होने के बाद में, जैसे 33 श्रेणी अध्यापक है, उसके 3300 पे उसको फिटमेंट किया जाता है, नहीं 33,000 उनका मूल वेतन किया जाता है। तो 33,000 अगर मूल वेतन किया जाता है तो 28,000 से ज्यादा है और 46,500 से कम है तो इस रेंज में आ जाएगा। 33,000 अगर मूल वेतन है तो उसकी न्यूनतम कटौती है वो 2,200 रुपए होगी। लेकिन अगर वो चाहे तो 2 स्लैब एक्स्ट्रा ले सकता है। अगर वो 2,200 तो उसकी न्यूनतम कटौती होगी अगर 33,000 उसका मूल वेतन है। उसके बाद में या तो 3,000 या मैक्सिमम 5,000 तक कटौती करवा सकता है। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी है जिसकी मान लो 50,000 मूल वेतन है अभी, चाहे प्रोबेशनर है या प्रोबेशन उनका पूरा हो चुका है, सर्विस में है और अभी 50,000 उनका मूल वेतन है, तो 50,000 वाला 46,501 से लेकर के 72,000 की स्लैब रेंज में आ जाएगा। जिसकी न्यूनतम कटौती तो 3,000 है, वो चाहे तो एक स्लैब एक्स्ट्रा यानी 5,000 की कटौती करवा सकता है या मैक्सिमम 2 स्लैब एक्स्ट्रा, ये 46,501 से लेकर के जो आगे वाला है वो मैक्सिमम 7,000 की कटौती करवा सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लें, आप अगर न्यूनतम चाहे तो न्यूनतम ये दी हुई है, उसके आगे की जो 2 है स्लैब आप ले सकते हैं। जैसे मान लो 22,000 तक अगर मूल वेतन है तो न्यूनतम 800 है, वो मैक्सिमम 1200 या 2,200 तक करवा सकता है, आगे की 2 स्लैब तक ले सकता है। तो एक तो ये आपके क्लियर हो गया कि एसआई की कटौती प्रीमियम किस हिसाब से होगा, कितनी कटौती कर सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे और जो डिटेल्स, तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि 13/3/2020 के आदेश के अनुसार ये स्लैब रहेगी, यानी अप टू 22,800 रुपए न्यूनतम है, 22,001 से 28,500 तक 1,200 रुपए, इस तरीके से। और अगर यदि 2025 के लिए सरकार ऐसे की कटौती में कोई बढ़ोतरी का आदेश करती है तो फिर उसके अनुसार होगा। फिलहाल ये जो आदेश है ये 13/3/2020 के ही प्रभावी है। अब बात करेंगे कि मान लो किसी कर्मचारी का प्रोबेशन पूरा हो गया तो कटौती कैसे करनी है। तो सबसे पहले प्रोबेशन पूरा होने के बाद जो भी नेक्स्ट मार्च आता है, मान लो किसी कार्मिक का अभी जैसे मार्च 2025 चल रहा है, किसी का प्रोबेशन दिसंबर 2024 में पूरा हो गया, किसी का जनवरी में हो गया, किसी का फरवरी में हो गया, तो आगे का जो भी मार्च आ रहा है, यानी ये इस मार्च है, इस मार्च से ऐसे की प्रथम कटौती है वो प्रारंभ की जानी है, यानी पहली बार कटौती शुरू होगी। और इस हेतु कार्मिक को अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से घोषणा पत्र भरना पड़ता है, और वह चाहे तो पहली बार में एक स्लैब या जो न्यूनतम निर्धारित स्लैब है वो ले सकता है, या एक या 2 स्लैब आगे ले सकता है। मैंने आपको बताया, मान लो आपका मूल अभी जैसे आपका फिक्सेशन है वो 33,000 पे किया जाता है, तो 28,501 से लेकर के 46,500 के बीच में 2,200 की कटौती तो न्यूनतम होगी। अगर वो कार्मिक चाहे तो 3,000 या मैक्सिमम 5,000 की कटौती करवा सकता है। तो ये हो गया कि अधिकतम 2 स्लैब या स्टेप है वो आगे करवा सकता है, और उसको उसी हिसाब से प्रीमियम की राशि है वो अपने घोषणा पत्र में सेलेक्ट करके उसको सबमिट करना पड़ेगा। और उसकी एक कॉपी है आप डीडीओ को दे दें, ताकि डीडीओ आपके जो भी मार्च महीने की जो सैलरी बनेगी आईएफएमएस 3.0 पे, उसमें डिडक्शन है वो ऐड कर सकते हैं एसआईपी की। अगर वो एडेड नहीं होगी ऐड, और आपने ये प्रोसेस तो कर लिया यानी घोषणा पत्र भर लिया, लेकिन डीडीओ को सूचना नहीं दी, तो आपका प्रीमियम है वो नहीं कट पाएगा। तो आप जैसे भी ये घोषणा पत्र भरें उसकी
एक कॉपी है अपने डीडीओ को जरूर दे दें। अगला है कि 1 अप्रैल को जिनकी आयु 55 वर्ष से कम है, मान लो कोई कर्मचारी रेगुलर कर्मचारी है और जिनकी एसआई की कटौती हो रही है और आयु 55 वर्ष से कम है, तो वो अब एक स्लैब आगे या 2 स्लैब आगे अपनी जो न्यूनतम कटौती है वो तो चल ही रही है, उससे 1 या 2 स्लैब आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर मान लो पहले से एसआई की कटौती चल रही है, उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए अधिक घोषणा पत्र यानी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट है वो भरना पड़ेगा। ये दोनों ऑप्शन आपके एसओ आईडी में जाकर के एसआईपीएफ न्यू में जाएंगे तो वहां से आपको मिल जाएंगे। एसआई में जाएंगे तो वहां एसआई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा और एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन भी मिल जाएगा। वहां से आपको ये करना है। मैंने पिछले साल वीडियो में डिटेल में बता रखा है। अब मान लो ये तो हो गया 55 साल से अगर किसी कर्मचारी की आयु कम है तो, क्योंकि 55 साल के बाद में कोई भी कर्मचारी है वो अपनी एसआई की कटौती नहीं बढ़ा सकता। 1 अप्रैल को जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक हो रही है उनकी एसआई की वर्तमान कटौती यथावत रहेगी, वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एसआई के द्वारा उनकी रिस्क कवर नहीं की जाती है, एसआई यानी स्टेट इंश्योरेंस द्वारा। तो आपको जो भी कटौती करवानी है, जो भी कर्मचारी है, उनको 55 वर्ष की पहले पहले अपनी जो भी अधिकतम कटौती है वो करवा लें, क्योंकि बाद में कई लोग चाहते हैं कि उसकी कटौती बढ़े, लेकिन उसके बाद 55 के बाद में कटौती नहीं बढ़ सकती। तो और आप अपने हिसाब से देख लें, 55 साल से अधिक वाले जो भी है वो चेंज नहीं कर सकते। अब एक और भी ऑप्शन आपके दिमाग में हो सकता है, कई साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने कमेंट भी किया था कि क्या वर्तमान कटौती को कम कर सकते हैं, जैसे अभी 5,000 की कटौती, मान लो जैसे ये कर्मचारी है 33,800 पे लगा हुआ है या 33,000 पे इसका फिक्स है, 34,000 है जो भी है, और उसकी कटौती मान लो 5,000 हो रही है, जबकि न्यूनतम उसकी 2200 है, वो चाहता है कि 5,000 की जगह 3,000 करवाना चाहे, तो वो नहीं हो सकती, आप बैक नहीं जा सकते एक बार अगर बढ़ाने के बाद में, ये आगे मैं और बता दूंगा। तो अब मान लो सबसे पहले अगर आपको अपनी कटौती या तो फर्स्ट डिक्लेरेशन करनी है या अधिक घोषणा करनी है, तो उसके लिए आपको अपनी डिटेल्स चेक करनी है, खास करके आपकी सर्विस डिटेल्स है, बेसिक है, नॉमिनी डिटेल्स वगैरह है, वो आप जरूर चेक कर लें, क्योंकि आप जब फर्स्ट डिक्लेरेशन भरेंगे तो उसमें नॉमिनी का नाम वगैरह है, बेसिक वगैरह वो सब आनी चाहिए। और अगर वो सही नहीं आ रही, इसका मतलब है आपका जो फर्स्ट डिक्लेरेशन है वो सही नहीं हो पाएगा। तो आप अपने अगर बेसिक वगैरह सब देखेंगे, जब फॉर्म आप भरेंगे या फर्स्ट डिक्लेरेशन घोषणा करेंगे, यदि घोषणा करेंगे, तो अपनी डिटेल चेक कर लें। अगर डिटेल्स में कुछ भी अंतर है तो आप अपने डीडीओ से संपर्क करें, और डीडीओ की जो भी आईडी है वहां जाकर के डिटेल्स है वो अपडेट करवाना जरूरी है। अब ये भी होता है कि कई बार कुछ कर्मचारियों की ट्रांसफर हो जाती है, और ट्रांसफर होने के बाद में उनकी जो एम्प्लॉय आईडी तो वो ट्रांसफर कर ली जाती है। जैसे मान लो एफएमएस पे है तो किसी एक डीडीओ से दूसरी डीडीओ के पास में गए, ट्रांसफर हो गई और कोई व्यवस्था हो गई, तो उनकी आईडी है वो ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन एसआई की आईडी है वो ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो आपको अपने एसआईपीएफ में जाकर के चेक करना है कि आपकी आईडी किस डीडीओ के अंडर में बोल रही है। तो अगर आपकी आईडी है वो किसी और डीडीओ के पास में अगर शो हो रही है, तो आपको जो वर्तमान डीडीओ है उनके पास आपकी आईडी को पुल करवाना है। अब 2 ऑप्शन होते हैं इसमें, एक तो या तो डीडीओ वर्तमान डीडीओ है वो पुल भी कर सकता है, या पुराने डीडीओ है उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन उपलब्ध हो, आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन से अपनी आईडी है वर्तमान डीडीओ के पास होनी चाहिए, ये कंफर्म कर लें। और यदि आईडी पूर्व ऑफिस में है तो डीडीओ स्विच रोल में वाले से आईडी को वर्तमान डीडीओ के पास ट्रांसफर करवा लें। अब ट्रांसफर में 2 ऑप्शन है, वो पुल भी कर सकते हैं और पुराने डीडीओ उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब मान लो एक और जो भी मैंने बताया था कि एसआई की वर्तमान कटौती जो चल रही है किसी भी कारण से कम नहीं की जा सकती। ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी कटौती मान लो अभी जैसे 5,000 चल रही है और आप चाह रहे हैं कि न्यूनतम कटौती 3,000 है तो मैं 3,000 करवा लूं, तो 5,000 से आप 3,000 नहीं कटवा सकते, ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा एक और समस्या कई साथियों के साथ में आएगी कि मान लो जिनका प्रोबेशन तो दिसंबर में जनवरी 25 या दिसंबर 24 में पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका स्थायीकरण आदेश जारी नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में अभी जैसे इनको फिक्स वेतन मिल रहा है, हालांकि उनका स्थायीकरण होना बाकी है, जबकि स्थायीकरण की जो तारीख है वो फरवरी है या मार्च है। अब ऐसी स्थिति में जब भी आपका प्रोबेशन खत्म हो, आपके स्थायीकरण आदेश जारी हो, तब आपको जो वेतन मिलेगा वो पूरे फिक्स पे की जगह आपको पूरा वेतन मिलेगा। अभी जैसे मान लो 27,100 मिल रहा है या 23,100 मिल रहा है, उसके बाद में अगर आपको फिटमेंट 34,000 पे किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो भी एरियर बनेगा, सैलरी का जो एरियर बनेगा, जिसमें आपकी जो सैलरी बाकी रहेगी, जो पूरा वेतन मिलना चाहिए था और जो मिलेगा, उसी के अंदर आपको ऐसे की कटौती है वो एरियर के रूप में जमा करानी है, और 1 मार्च से ही आपको जमा करानी है। उसी समय से उसका घोषणा पत्र भरा जाएगा, और अगली जो भी सैलरी होगी, जो दे होगी, उसमें तो सैलरी से कट जाएगा और बाकी में एरियर से कटेगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि यदि किसी कार्मिक के प्रोबेशन पूरा हो चुका है परंतु स्थायीकरण आदेश जारी नहीं हुए हैं, मान लो जैसे दिसंबर 24 या जनवरी 25 में स्थायीकरण प्रोबेशन 2 साल का पूरा हो गया, लेकिन आदेश जारी नहीं हुए, अब आदेश जारी नहीं हुए तो उसकी जो वेतन है वो फिक्स मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्थायीकरण के बाद जब भी नियमित वेतन का निर्धारण होगा,
उसके एरियर से मार्च महीने से जो एसआई की कटौती है वो आपको करनी है, और जो एरियर में आपको एसआई की कटौती करनी है और उसी समय उसका घोषणा पत्र भर करके उसके साथ लगाना है। अगला है कि किसी कार्मिक का वेतन 5वें या 6ठे वेतनमान में आहरित हो रहा है, उनकी एसआई की कटौती यथावत रहेगी, और जब उनका वेतन 7वें वेतन आयोग में फिक्सेशन होने के बाद में एरियर बनेगा, उसमें ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय है जो स्लैब के अनुसार न्यूनतम है। मान लो पहले से ही अगर आप बड़ी हुई कटौती करवा रहे हैं या दो स्लैब आगे कटौती करवा रहे हैं तब तो समस्या नहीं आएगी, लेकिन आप न्यूनतम कटौती करवाएं तो जो अगर चेंज होती है आपकी बेसिक के अनुसार अगर न्यूनतम स्लैब, तो आपको जो अंतरराशि है ऐसे की वो भी आपको जमा करानी पड़ेगी। तो मेरा ये हमेशा सुझाव रहता है कि आप ऐसा की कटौती है वो एक या दो स्लैब आगे बढ़ाकर ही कराएं, क्योंकि ये डिडक्शन है और आपकी बचत है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप जब भी चाहें इसमें लोन वगैरह ले सकते हैं, तो ये आपके भविष्य में काम आएगी। तो आप कोशिश करें कि आप जो भी न्यूनतम है स्लैब उससे आगे की स्लैब ही लें। जैसे मान लो अभी आपका वेतन 50,000 है, तो 46,500 से 72 के बीच में आ रहा है, तो न्यूनतम तो 3,000 है, लेकिन आप कोशिश करें कि 5,000 या 7,000 की कटौती करवाएं, ताकि आगे कभी भी इस तरह के आदेश आए और समय पे अगर वेतन नहीं मिले या उसको कुछ हो तो आपको प्रीमियम या इसमें एरियर वगैरह की जरूरत नहीं पड़े। अगला है कि जुलाई या जनवरी में वेतन वृद्धि लगने से। अब इस बार पहले तो जो था कि सभी कर्मचारियों की जो वेतन वृद्धि है वो 1 जुलाई से देय होती थी, लेकिन वर्तमान जो आदेश है उसके अनुसार 6 महीने की सेवा जब भी जैसे पूरी हो जाती है उसके बाद में स्थायीकरण के बाद में 6 महीने की सेवा में जुलाई से या जनवरी जो भी पहले आता है उस समय उसकी वेतन वृद्धि लगती है, इंक्रीमेंट लगता है। तो ऐसी स्थिति में कटौती है वो हमेशा मार्च महीने से होगी, ये आप जरूर ध्यान रखें। चाहे आपका इंक्रीमेंट जनवरी या जुलाई कभी भी उसका लगा हो या आपके वेतन वृद्धि किसी भी महीने में लगी हो, ऐसे की कटौती है वो मार्च से शुरू होती है। अतः मार्च महीने में ये जांच कर लेना और स्लैब के अनुसार कटौती हो रही है तो ठीक है, अगर बढ़ रही है कटौती उसका अगर जैसे स्थायीकरण वगैरह हो गया या इंक्रीमेंट लग गया, बेसिक चेंज हो गया, मान लो जैसे कोई कर्मचारी है जिसका अभी जैसे 22,100 से लेकर 28,500 तक था, लेकिन उसका इंक्रीमेंट लगने के बाद में उसका 28,000 की जगह 29,000 या 30,000 या 34,000 जो भी हो गया, जिस स्लैब से आगे हो गया, तो उसकी कटौती अगर 1,200 थी तो अब उसकी कटौती इस रेंज में 28,500 वाली में 2,200 करनी है, ये जरूर ध्यान रखें। और इसके लिए अगर वो बेसिक चेंज इंक्रीमेंट के कारण अगर कोई स्लैब चेंज हो रही है तो उसको अपडेट कर दें, उसके लिए घोषणा पत्र की आवश्यकता नहीं है, नहीं अधिक घोषणा पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। अधिक घोषणा है वो आप मार्च महीने से ही भरें, और जब आप नॉर्मली स्थिति में। अब और एक इम्पोर्टेंट बात है कि प्रथम घोषणा या अधिक घोषणा के आधार पर मार्च महीने के वेतन बिल जनरेट होने से पूर्व, यानी आपको 21 तारीख से, तो इस बार भी 22 तारीख को बिल प्रोसेस हो गए थे, तो 21-22 से पूर्व पूर्व आपको आईएफआरएस 3.0 पे एसआई की कटौती है वो आपको ऐड या एडिट करनी है। अगर आपने कटौती फर्दर कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ाई है 3,000 से 5,000 की, तो आप उसको एडिट कर दें। और आप पहली बार अगर कर रहे हैं प्रथम घोषणा यानी फर्स्ट डिक्लेरेशन में एसआई की कटौती आपको एंट्री करनी है, तो उसको ऐड कर लें एसआई की कटौती को। अगला है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जिनके स्थायीकरण हुए हैं। अब सीधी सी बात है कि गत साल मार्च महीने के बाद में जिनका भी स्थायीकरण हुआ है और 31 मार्च 2025 तक अभी भी इस मार्च महीने में जिनका स्थायीकरण होगा या हो चुका है, उनके राज्य बीमा की प्रथम कटौती है उसकी एसएसओ आईडी में जाकर के कर्मचारी की SIPF न्यू पोर्टल में जाना है और वहां से ऑनलाइन आपको सबमिट करना है। उसकी हार्ड कॉपी आपको अपने डीडीओ को देनी है, सॉफ्ट कॉपी ऑटोमेटिक आ जाएगी और उसकी प्रिंट निकाल करके दे दें और कार्यालय में दे दें। और मार्च 2025 के वेतन से उसकी एसआई की प्रथम कटौती करना अनिवार्य है। तो ये जरूर ध्यान रखें, जिनका भी प्रोबेशन 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च तक पूरा होगा या आदेश जारी हो चुके हैं। अगर मान लो आदेश जारी नहीं होता तो मैंने शुरुआत में बता दिया कि जब भी आदेश जारी हो तो आपको सैलरी एरियर के साथ उसकी कटौती करनी है मार्च से ही, अगर मार्च से पहले उसका स्थायीकरण हो जाता है। और अगर किसी कर्मचारी की एसआई की कटौती राशि किसी भी कारण से डीडीओ लॉगिन द्वारा SIPF 3 में ऐड नहीं हो पा रही है, अब ये भी कई बार टेक्निकल इशू आ सकता है, हालांकि पे मैनेजर में समस्या नहीं थी, लेकिन अभी जो सैलरी है FMS 3.0 पे बन रही है और अगर वो कटौती ऐड नहीं हो रही है तो संबंधित ट्रेजरी से इसको ऐड करवा दें और ट्रेजरी में जो ऐड करने का ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी थी SIPF के संबंध में। अब इस संबंध में मान लो जैसे ये भी एक जो संदेह था कि कटौती बाद में कैसे ऐड करी या उसको एरियर के रूप में कैसे बनानी है, यहाँ जैसे था कि स्थायीकरण आदेश प्रोविजन पूरा हो चुका है लेकिन स्थायीकरण आदेश जारी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये जो एक वित्त विभाग का आदेश है राजस्थान सरकार वित्त बीमा और पेंशन विभाग, इसमें क्लियर लिखा हुआ है वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 13/3/2006 और बीमा नियम 8 के प्रावधान के अनुसार 21/20/1/2006 और उसके पश्चात नियुक्त कार्मिक के परिवीक्षा काल पूर्ण होने की तिथि के पश्चात आने वाले मार्च महीने के वेतन से एसआई की कटौती करना अनिवार्य है। इसके अलावा जो वित्त विभाग का आदेश क्रमांक है एफडी राजस्व है 10/9/1998 के अनुसार
ये ड्रॉल ऑफ सैलरी इन द टाइम इज पार्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ रेस्पेक्टिव डीडीओज, यानी जो सैलरी डीडीओ का काम है सैलरी जो ड्रॉन करना। कंसर्न एम्प्लॉइज हैव नो रोल इन प्ले इन दिस मैटर, यानी जो कर्मचारी का इसमें रोल नहीं होता सैलरी बनाने में। सिमिलरली कंटीजेंसी आल्सो अराइजेज इन द रेस्पेक्ट ऑफ द स्टेट इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉय एंड in that case the delayed recovery of premium is deemed to have been recovered on due dates, यानी जैसे प्रोविजन बाद में पूरा तो हो गया लेकिन उसका स्थायीकरण का आदेश बाद में जारी होता है, तो उसकी जो भी डिलेड जो रिकवरी है वो प्रीमियम है वो आपको सैलरी के रूप में इसको जमा कराना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है अथवा यदि किसी कार्मिक की परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर वेतन स्थायीकरण की प्रक्रिया में विलंब हो जाता है, यानी प्रोविजन तो पूरा हो गया लेकिन स्थायीकरण आदेश जारी नहीं हुए और मार्च माह से उसकी बीमा है वो ड्यू होगी, यानी उसका स्थायीकरण प्रोविजन है वो जनवरी 24 में पूरा हुआ लेकिन उसके स्थायीकरण के आदेश मार्च के बाद में अप्रैल मई जून 2025 में जारी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि अभी उसको फिक्स वेतन मिल रहा है, तो जब भी इसके स्थायीकरण के आदेश जारी हुए जब उसका एरियर बनाए, तो जैसे जो निर्धारित समय पर उक्त वेतन आरित नहीं करने की स्थिति में मार्च माह के वेतन एरियर से बीमा कटौती की जाए, यानी जब भी इसका एरियर बनेगा उसमें से कटौती मार्च महीने से शुरू करनी है, चाहे उक्त विलंब चाहे कितने ही विलंब से एरियर है वो आरित क्यों नहीं किया जाए, जब भी एरियर बने उसमें से मार्च महीने से इसकी कटौती शुरू की जाए और जब उसका रेगुलर सैलरी मिल जाए तो उससे तो कटौती होगी होगी, लेकिन जो बकाया महीनों की कटौती होगी वो एरियर के रूप में होगी। और ये भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त विलंब के कारण मार्च माह के वेतन से एरियर की बीमा की कटौती बिना ब्याज की जाएगी, यानी उसमें जो भी कटौती है वही रहेगी, उसमें ब्याज वगैरह की जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये संयुक्त शासन सचिव की तरफ से भी आदेश है। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। SIPF की आप साइट पे जाकर के ये स्लैब्स वगैरह सारे चेक कर सकते हैं। अगर आपको अधिक घोषणा पत्र पढ़ना है, फर्दर कॉन्ट्रैक्ट वाला पढ़ना है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन हैं आपके राजस्थान घोषणा पत्र वगैरह। हालांकि ये सारे आप अगर आप यूं ही फॉर्मेलिटी के रूप में करना चाहते हो करें, लेकिन सीधे ही आपको ऑनलाइन ही सारा काम करना है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो इस तरीके से ये जो GA 165 और ये जो फॉर्म है ये घोषणा संख्या वगैरह ये आप प्रथम बार घोषणा कर रहे हैं, अधिक बार कर रहे हैं तो आपका वेतन कितना है, कितनी कटौती वगैरह ये सारा आप भर करके दे सकते हैं। पहले ये भर के देते थे लेकिन अब जब ऑनलाइन है तो उसको ऑनलाइन को आप भरेंगे तो उसका प्रिंट निकलेगा, वो प्रिंट ही आपके काम आ जाएगा। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जैसे आप भरेंगे तो उसमें आपके बीमारी वगैरह का भी मेंशन करना पड़ेगा कि क्या आप विकलांग है या आपको कोई रोग हुआ तो उसके बारे में लिखना वगैरह। इसके अलावा आपकी फैमिली डिटेल्स है, माता पिता भाई बहन इनका सबकी डिटेल्स आपको देनी है। अगस्त में अवकाश के अलावा अगर कोई अवकाश लिया तो उसका भी आपको यहाँ कारण और जो भी है वो स्थिति मेंशन करनी है। और नॉमिनी आप जरूर देख लें कि नॉमिनी आपके उसमें आना चाहिए, नॉमिनी नहीं आता तो आपका जो घोषणा पत्र वो सही नहीं होगा। तो आप नॉमिनी या और भी अगर आपकी कुछ कमी है तो आप जो भी अपने DDO है उनसे संपर्क करें। DDO अपने SIPF के लॉगिन में जाकर के DDO रोल में जाकर के उस एम्प्लॉय की डिटेल्स है वो अपडेट कर देंगे। उसके बाद ही आप अपना फर्स्ट डिक्लेरेशन या आदि घोषणा पत्र भरें। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ अगली उपयोगी रहेगी। इस तरह की इंपॉर्टेंट और अन्य जो भी जानकारी जिसमें फर्दर कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे उसका लाइव प्रोसेस मैंने पहले बता रखा है। आप वीडियो में जाकर के चैनल में जाकर के अब सर्च करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और कोशिश करूंगा कि उन वीडियो की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।